हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स से दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया है रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट एंड अभिकारक की पूरी डिटेल में हमने देखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है अभिक्रिया का वेग, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है किसको, रिएक्शन ऑफ रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को। जो जो फैक्टर्स हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें से आपको अगर आपको एग्जाम में आता है ना, ईयरली एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अभिकारक की प्रकृति। तो इसको समझाने से पहले मैं पहले बता दूं कि ए से बी अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये ए हमारा क्या है, अभिकारक है, मतलब रिएक्टेंट है, और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम समझेंगे। तो सबसे पहला है अभिकारकों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, तो समझते हैं। जैसे कि मान लो एक रिएक्टेंट हमें लिया है Ag प्लस Cl माइनस, मतलब AgCl लिए हैं, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है AgCl का, आयोनाइज हो जाना, मतलब आयंस में टूट जाना ही इसका प्रॉपर्टीज है। Ag प्लस और Cl माइनस आसानी से टूट जाता है। तो अगर इस टाइप के हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो ये रिएक्शंस को क्या करेगा, स्पीड कर देगा, क्योंकि रिएक्शंस का काम ही है कि रिएक्टेंट का काम ही वही है कि ऐसा रिएक्टेंट ले, हम ऐसा अभिकारक ले जो आसानी से टूट सके, आसानी से रिएक्शंस करे। तो अगर हम पोलर वाला ग्रुप लेते हैं और आयोनिक ग्रुप लेते हैं, पोलर मतलब होता है ध्रुवित, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, ध्रुवित आयनिक यौगिकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। क्योंकि ध्रुवित मतलब हो रहा है पोलर और आयोनिक मतलब हो रहा है आयोनाइज होना। ठीक है, तो ऐसा पोलर ग्रुप ले लिए हैं, ऐसा पोलर कंपाउंड्स लिए हैं जो आसानी से अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो वो रिएक्शंस को क्या करेगा, स्पीड कर देगा। क्योंकि हमारा रिएक्शन कराने का टारगेट ही वही है कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो अभिकारकों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक का टूटना चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया है या फिर आयोनिक अभिक्रिया से धीमी गति से होती है। जैसे ये रिएक्शंस आपको देख रहा होगा, 5Fe2 प्लस MnO4 माइनस है, ये MnO4 माइनस 8H प्लस, ये सब स्लो स्पीड्स हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शंस में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इस रिएक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम आगे फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अभी जस्ट हम एज एग्जांपल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रिएक्शन होगा वो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आयोनाइज वाला होगा, जैसे मैंने ऊपर में बोला, जो आयोनिक हो रहा है, जैसा यौगिक जो आयोनिक फॉर्म में बनाता है वो रिएक्शन थोड़ा स्पीड करता है, क्योंकि उस आयोनिक यौगिक का प्रॉपर्टीज ही वही है ना कि वो आयंस में टूटेगा। और अगर आयंस में वो टूट रहा है मतलब रिएक्शंस हो रहा है हमारा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये सब, हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिकारकों की नेचर पे। मतलब अभिकारक जो लेते हैं रिएक्टेंट्स के जो नेचर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। एक रिएक्टेंट आसानी से टूट रहा है, एक रिएक्टेंट नहीं टूट रहा है, धीमी गति से टूट रहा है, तो इसके वजह से भी आपके अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन को हमें स्पीड होगा किसी रिएक्शंस को, तो कोई रिएक्शन स्लो होगा, मंद होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसी का और देख लें, यदि क्रिया में बंद पुनः रीअरेंजमेंट होता है, या फिर ऐसा भी रिएक्शंस होता है, कई रिएक्शंस में बॉन्ड टूटता है और फिर से जुड़ते जाता है। तो बॉन्ड टूट रहा है, जुड़ रहा है, तो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, वो क्या हो रहा है, अपने में ही रिएक्टेंट अपने में ही टूट रहा है, जुड़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा भी, रिएक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है। और रिएक्शन यहाँ पर या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका मीनिंग यही है कि प्रोडक्ट बनने की दर, ये रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट बनना भी चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं बना है तो वो हमारा अभिक्रिया का वेग नहीं कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यह अभिक्रिया भी मंद होती है। तो ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं अभिकारकों की प्रकृति पे। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं अभिकारकों की सांद्रता। तो हमने देखा है ए से क्या बनाना है, बी बनाना है। तो जब तक ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हम करते जाएंगे, मतलब अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा बी भी बनने का चांसेस बढ़ते जाएगा। अगर हम ए की सांद्रता को कम कर दें, मतलब एक अमाउंट को और निकाल लें रिएक्शन से, तो फिर बी बनना और कम हो जाएगा ना, क्योंकि बी जो प्रोडक्ट का बनने की दर है, जो उत्पाद की बनने की दर है, वो पूरा किस पे डिपेंड है, वो पूरा डिपेंड है आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड है, अभिकारक पे डिपेंड है। तो इसलिए लिखा, हम जानते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ए से जैसे उत्पाद बन रहा है, तो एक अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो आपको उत्पाद को तो बढ़ना ही है ना। क्यों होता है ऐसा, यदि ए की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए, डबल कर दिया जाता है, ए की सांद्रता को, ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग भी दोगुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने से किसी दिए गए आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब समझते हैं इसको। मान लो ये हमारा अभिकारक है ना, इसमें पहले 10 मॉलिक्यूल्स थे,
ये समझ लेते हैं, ये हमारा एक कंटेनर है, समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ए के। अगर हम इसको 20 कर दें, है ना, बढ़ा के क्या कर दें, 20 मॉलिक्यूल्स कर दें और बढ़ा दें, तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनने की दर तो और चांस बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि हमने उसी वॉल्यूम पे, उसी आयतन पे, उसी कंटेनर पे ए जो हमारा रिएक्टेंट था वो 10 मॉलिक्यूल्स था, अब उसको 20 कर दिए हैं हमने। उसका क्या कर दिया, उसका सांद्रता को बढ़ा दिया है, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्कर बढ़ने से ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। प्रोडक्ट तभी बनता है जब आपस में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के आपस में टक्कर होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में, है ना, टक्करों को कैसे देखा जाता है। तो अभी हम सिंपल यही समझेंगे कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाती है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो उसका अमाउंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ेगा तो वही तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपस में टक्कर होने चाहिए, तो टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, मतलब अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ताप। देखते हैं ताप के लिए क्या टेम्परेचर। यह देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है, और सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पहले की से 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे, इस रीजन को भी अरेनियस की इक्वेशन में, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मान लो हमारा के टी स्टार्टिंग टेम्परेचर है, तो उसमें हमने के टी में क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो के टी प्लस 10 लिखेंगे, तो लगभग ये बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है ना। तो के टी क्या है हमारा, मान लेते हैं इनिशियल टाइम पे रेट कांस्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, स्मॉल के किसके लिए डिनोट होता है, रेट कांस्टेंट के लिए, दर स्थिरांक के लिए। तो यहाँ पर के टी मतलब टाइम टी पे रेट कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट। देखो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन किस कैसे बोल पाओगे, तो रेट कांस्टेंट के फॉर्म में बोला जाता है। मतलब के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस रिएक्शन का दर है, अभिक्रिया के वेग है ना। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, रेट कांस्टेंट के फॉर्म में, के के फॉर्म में ही हम डिफाइन करते हैं उसको। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उस के का, स्मॉल के की बात कर रहे हैं ना, और रेट ऑफ कांस्टेंट को हमेशा स्मॉल के से ही लिखा जाता है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन स्पीड होगा। तो यहाँ पर के टी मतलब टाइम टी पे रेट कांस्टेंट, और के टी प्लस 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट, दोनों के जब एवरेज अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 2 से 3 गुना आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। इसको और डिटेल में हम अरेनियस इक्वेशन में समझेंगे, ठीक है। तो जो इस अनुपात को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब बात यह आती है कि हमने अभी देखा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये नॉर्मल वे में देखा जाए तो ज्यादातर रिएक्शंस को ताप अगर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बट होता क्या है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो, जैसे ए से बी ही बात करें, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हीट देना पड़ता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो अपने में से एनर्जी बाहर निकाल देता है। तो एनर्जी को डेल्टा एच फॉर्म में लिखा जाता है ना, एंथैल्पी। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी रिलीज करता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको एनर्जी चाहिए रिएक्शंस होने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन होने के लिए, वो कहलाता है आपका उष्माशोषी रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा अभिक्रिया जिसको रिएक्शंस होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो कहलाता है आपका उष्माशोषी रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनको हीट चाहिए था, अगर उसको हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब उसके लिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है, तब वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसको हीट नहीं चाहिए, वो बहुत कम हीट चाहिए या फिर हीट नहीं के बराबर चाहिए उनको, रिएक्शन खुद से हो जाता है वो। तो उस रिएक्शन को अगर हम टेम्परेचर और दे रहे हैं तो क्या करता है, वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए था। तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो अगर टेम्परेचर नहीं चाहिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया का वेग घटता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अगर हम टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर हम टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो ये वाला भी पॉइंट रखेंगे। जनरली ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादातर रिएक्शंस का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल वे में लिखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हम आते हैं दाब पे। तो अभिक्रिया का वेग का दाब पर प्रभाव केवल उन गैसीय
अभिकारकों पर पड़ता है जिनके स्टोइकियोमेट्री में समीकरण में अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है। देखो दाब मतलब प्रेशर की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रेशर के लिए हमें गैस फॉर्म में चाहिए, जब तक वो गैस फॉर्म में नहीं होगा कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स दाब का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पर अमोनिया के निर्माण का एग्जाम्पल देख रहे हैं, नाइट्रोजन भी यहाँ पर गैस में है और आपका हाइड्रोजन भी गैस में है और अमोनिया भी यहाँ पर गैस में है। तो इस रिएक्शंस में दाब का प्रभाव पड़ेगा। तो दाब का प्रभाव पड़ने के लिए क्या होता है, जैसे देखो अगर आप रिएक्टेंट साइड देखोगे तो 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स हैं इधर, है ना। जबकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड क्या है, 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो रिएक्टेंट में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन करके, और प्रोडक्ट में आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। तो समय के साथ मतलब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, दाब कम होते जा रहे हैं ना। यहाँ पे लिखा भी देखो, जिनके स्टोइकियो अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है तब जाकर के क्या होता है, आपके अभिक्रिया का वेग पे प्रभाव पड़ता है। तो आपको अगर दाब पर प्रभाव देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो गैसियस मॉलिक्यूल होने चाहिए सभी, और साथ में दोनों तरफ इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी है ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों क्या है गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ए भी है और बी भी। तो इस केस में दोनों इक्वल होने की केस में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का प्रभाव होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग होने चाहिए, मतलब इनके रेशियो अलग अलग होना चाहिए। जैसे 4 है तो इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर 2-2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, चाहे किसी के भी हो, जरूरी नहीं कि अमोनिया अमोनिया हो, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, बस अमाउंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तब उसके दाब पर प्रभाव पड़ता है। इसको डिटेल में हम देखेंगे जब हम ली चैटेलियर के प्रिंसिपल जब पढ़ते हैं ना, तब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल समझेंगे। तो हम कह नहीं सकते कि दाब का प्रभाव प्रेशर बढ़ाने से अभिक्रिया का रेट बढ़ेगा कि कम होगा, वो डिपेंड करेगा आपके रिएक्शंस पे कि रिएक्शंस में कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विलायक का प्रभाव, सॉल्वेंट। तो अलग अलग विलायक में अभिक्रिया का वेग अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट लेंगे उसके हिसाब से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन हमें दिखेगा। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पीड में चलेगा, तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी चलेगा, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर जो ग्रुप बोलते हैं, ध्रुवीय विलायक बोलते हैं जिसको वाटर को, उसमें कुछ रिएक्शन स्पीड में होता है, जबकि कुछ रिएक्शन नॉन पोलर में होता है, अध्रुवीय विलायक। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना, या फिर सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या बोला मैंने, बेंजीन, CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है मतलब ये नॉन पोलर है। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जो नॉन पोलर ग्रुप अध्रुवीय विलायक में स्पीड में होता है, तो कुछ रिएक्शन होता है जो ध्रुवीय विलायक में स्पीड में होता है, पोलर सॉल्वेंट में स्पीड में होता है। अब देखो किस पे डिपेंड करता है सामान्यतः, जिस विलायक का परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होगा उसमें अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, एक पोलर प्रॉपर्टीज को ही दिखाता है ना। कोई भी जो विलायक है, कोई भी सॉल्वेंट है, वो कितना पोलर है मतलब कितना ध्रुवीय है। और ध्रुवीय का अगर और देखें डिटेल में तो कितना इजिली वो अपने आयंस में टूट रहा है। ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा विलायक जो अपने आयंस में इजिली टूट जाता है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होता है, परावैद्युत स्थिरांक भी ज्यादा होता है। तो ये हो गया अलग अलग अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा विलायक में, ठीक है। तो विलायक पे भी डिपेंड करता है। अगला है विकिरणों का प्रभाव, लाइट का इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जो सनलाइट आ रहा है। तो कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तेजी से उत्पन्न होती है, हमने देखा भी है। कुछ रिएक्शन जो होता है, जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो हमने देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है ना, तो अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता अभिक्रिया का वेग, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, विकिरण पे डिपेंड करता है, रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे भी कुछ अभिक्रियाएं होती है जो रेडिएशन पे, लाइट जब पड़ता है, सनलाइट जब पड़ता है उसमें, सनलाइट उसको देते हैं तो स्पीड में होने लगती है। तो इस टाइप के, इसलिए इसमें लिखा है विकिरणों का भी प्रभाव होता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में फोटोन की ऊर्जा अणुओं को उत्तेजित करने में दे देता है, जिससे अणु शीघ्रता से सक्रियित होकर के उत्पाद बना लेता है। जैसे H प्लस Cl के HCl से, जैसे कि H2 प्लस Cl2 लेते हैं हम, और इससे क्या बनाते हैं, HCl2HCl। तो ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट मतलब यहाँ पे देखो जो सन रेडिएशन आता है ना, सन से जो रेडिएशन आता है उसको हम H म्यू लिखा जाता है, मतलब रेडिएशन को H म्यू, प्लांक कांस्टेंट है H, और म्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो जो सन से लाइट आ रहा है वो H म्यू, उसका अमाउंट क्या है H म्यू। तो कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में ही अच्छे से हो पाता है, क्योंकि जो लाइट आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, वो अपना साथ एक एनर्जी लेके आ रहा है, जिस एनर्जी को हम फोटोन बोल रहे हैं, है ना। तो सनलाइट आता है ना, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा के पैकेट्स के फॉर्म में आता है सनलाइट, और फोटॉन्स कहलाता है। फोटॉन्स क्या करता है, अपनी ऊर्जा को उन अणुओं में, जैसे मान लो इस रिएक्शन में H2 प्लस Cl2 से
2HCl बन रहा है, तो जो H म्यू रेडिएशन का लाइट आ रहा था, फोटोन आ रहा था, लाइट किसको दे देगा एनर्जी अपना, इस H2 और Cl2 मॉलिक्यूल्स को दे देगा। तब जाकर के ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसका वेग इसका स्पीड बढ़ जाएगा और फिर बनाएगा वो HCl। तो यही लिखा गया है कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो लाइट की उपस्थिति में तेजी से उत्पन्न हो जाती है, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन की जो ऊर्जा होती है ना, उसको क्या करता है, वो अणुओं को दे देता है, मतलब अणुओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर उससे रिएक्शन शीघ्रता से होकर आपका प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, H2 + Cl2 से क्या बनना, HCl बनना। ठीक, अब हम आते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के प्रेजेंस। हमें भी पता है ना, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अधिकांशतः अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, हमने देखा भी है। जैसे उदाहरण में लिखा है, MnO2 जो है उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति से KClO3 का अपघटन बढ़ जाता है। ये रिएक्शन है KClO3 से 2KCl + O2 में टूट रहा है, अपघटन हो रहा है ना। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, MnO2 अगर हम डाल देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं इस रिएक्शन में, तो क्या करता है ये, और स्पीड में होने लगता है रिएक्शन। क्या हो जाता है, इसका स्पीड वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो किसकी वजह से स्पीड बढ़ा है रिएक्शन, हमने जो ऊपर में कैटलिस्ट यूज किया है MnO2, जो कैटलिस्ट अगर हमने ले लिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, ये कहलाता है उसमें उत्प्रेरक की प्रभाव। ठीक है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित तो करता है, साथ में क्या करता है, बढ़ा देता है। और हम देखेंगे जब इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पहुंच जाएंगे, है ना, तब उस केस में हम उत्प्रेरक को ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक, क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, वो आगे वीडियो लेक्चर में आते जाएगा वो। लेकिन अभी वाले पॉइंट में आपको याद रखना है, अभी याद रखना है कि जो कैटलिस्ट होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो देखो, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकता, कभी भी किसी भी अभिक्रिया को वो स्टार्ट नहीं करता, बस वो क्या करता है, उसके स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी रिएक्शन का रेट बढ़ता है। अगला पॉइंट है अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको हम कैसे समझेंगे, मान लो इतना बड़ा एक कण है या फिर कोई भी रिएक्टेंट है, अब इसी को 2-3 या फिर बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना, बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिए, तो जितना ज़्यादा हम उसके पार्ट्स में तोड़ेंगे ना, उसका एक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये भी याद रखेंगे, जितना ज़्यादा जो कण है या फिर पार्टिकल है, जितना छोटा होते जाता है, उसका उतना ही उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है रिएक्टेंट का, तो उससे क्या होगा, और रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमें उसका एरिया चाहिए। आगे समझ, रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, एक क्षेत्रफल चाहिए, एक एरिया चाहिए रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। तो जितना बड़ा पार्टिकल होता है उसका पृष्ठ एरिया कम होता है, लेकिन जितना छोटा होता जाता है ना, उसका आपका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ते जाता है। इसलिए लिखा गया है विषमांगी अभिक्रिया में, विषमांगी मतलब अलग अलग, दो ग्रुप अलग अलग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो अभिक्रिया वेग पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, अभिक्रिया का वेग पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो यदि एक ही अभिकारक के समान मात्रा में, अभिकारक एक है हमारा, बस क्या है इस बार, सूक्ष्म कण तथा बड़े कण, जैसे मैंने एग्जाम बताया, बड़े कण सूक्ष्म कण में अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करें तो सूक्ष्म कणों में अभिक्रिया का वेग बड़े कणों में, कर्मों नहीं है, क्या है, कणों में, बड़े कणों की तुलना में तीव्र होगा, क्योंकि सूक्ष्म कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े कणों की तुलना में अधिक होता है। 30 पॉइंट को भी याद रखेंगे। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए हमें ज्यादा एरिया मिल जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में आप डिटेल में देखिए, हम लोगों ने 8 फैक्टर्स को देखा है। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी फैक्टर्स को लिखना चाहें लिख सकते हैं, और नॉर्मल एक एक रिएक्शंस लिख देंगे तो और अच्छा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ बता सकते हैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे बढ़ता है, कम होता है, नॉर्मल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।